who all have joined. We have Asya, Abhinav, Manas, Safan, Saksham, Sohang and Yashwardhan. Okay. तो देखो हमने जो पीरियड पढ़ा था सोहन, बाकी लोगों को भी बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्या होता है ना कि जैसे मॉड ऑफ साइन एक्स है, ठीक है, ये एक फंक्शन हमारे पास है, और एक फंक्शन है मॉड ऑफ कॉस एक्स, ठीक है। तो मॉड ऑफ कॉस एक्स वाला फंक्शन हमारे पास है। तो साइन एक्स का मॉड क्या होता है, इफ यू रिमेंबर ग्राफ ऑफ साइन, और उसको अगर मॉड में चेंज करोगे तो हर चीज पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये इस तरीके से हमेशा ऊपर रहेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ये है। तो अगर तुम इसका पीरियड देखो, पीरियड का मतलब है फंडामेंटल पीरियड, फंडामेंटल पीरियड इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इट्स पीरियड इज एक्चुअली फंडामेंटल पीरियड। एक्चुअली जब मैं पीरियड बोल रहा हूं तो उसका मतलब यही है कि फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड इसका पाई होगा, पाई के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा, 0 पाई 2 पाई 3 पाई ऐसे जा रहा है। तो पाई के बाद अगर सिर्फ साइन एक्स होता, ओनली साइन एक्स, तो 2 पाई होता, लेकिन मॉड ऑफ साइन एक्स है तो इसका पीरियड जो है वो पाई है। अच्छा, मैं मॉड ऑफ कॉस एक्स का भी ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूँ तो उसमें भी मॉड लगने के बाद ऊपर ही रहेगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ऐसे 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 इस तरीके से। ये हो गया मॉड ऑफ कॉस एक्स। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड होगा वो भी पाई होगा। पूरा लिख देता हूँ, फंडामेंटल पीरियड, दैट विल आल्सो बी पाई। अच्छा, अब अगर मैं एक फंक्शन लेता हूँ एच एक्स, विच इज एक्चुअली मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, एक मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ। तो इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो अगर तुमसे पूछा जाए तो तुम ये कहोगे नॉर्मली कि इसमें दो फंक्शन का सम है, जिसमें से एक फंक्शन मॉड ऑफ साइन एक्स है उसका पीरियड पाई है, एक फंक्शन मॉड ऑफ कॉस एक्स है उसका पीरियड भी पाई है। तो इफ यू टेक द एलसीएम ऑफ बोथ द पाई, व्हाट यू विल गेट पाई। तो इसका जो फंडामेंटल पीरियड है वो पाई है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो, अगर तुम x प्लस पाई बाई 2 करते हो तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन x प्लस पाई बाई 2 प्लस मॉड ऑफ कॉस x प्लस पाई बाई 2। और as we remember from trigonometry, mod of sin x plus pi by 2 can be written as mod of cos x, और mod of cos x plus pi by 2 can be written as mod of minus sin x। तो माइनस absorb हो जाएगा, mod of sin x हो जाएगा। तो जो फंक्शन आ रहा है एच एक्स, वो ये आ रहा है, h of x plus pi by 2 क्या आ रहा है, एच एक्स आ रहा है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि इसका पीरियड तो पाई बाई 2 हो गया। तो वेयर वी आर रॉन्ग, वी आर नॉट रॉन्ग एनीवेयर। व्हाट हैपन एक्चुअली कि ये जो पाई है दोनों का एलसीएम, वो तो पीरियड है ही, ठीक है, लेकिन पॉसिबिलिटी हो सकती है, दिस इज द पीरियड, बट इट देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो इससे कम का भी पीरियड रखता हो, इसका आधा का भी करके चेक करना चाहिए हमें। कहीं पे मॉड इन्वॉल्व हो जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम बस एलसीएम लेके उसको छोड़ नहीं सकते। एलसीएम लेने के बाद जो वैल्यू आ रही है उस पर तो वो पीरियोडिक है ही, लेकिन हो सकता है कि उसकी आधा जो है, जैसे यहाँ पे पाई आया तो पाई का आधा पाई बाई 2 पे हमने क्या किया, चेक किया, और चेक किया तो हमें क्या मिला कि एच ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 2 इज एच ऑफ एक्स। तो मतलब इसका पीरियड तो फिर पाई बाई 2 हो गया। और यहीं पर नहीं, कई कई मतलब ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है, बस यहीं तक मैक्सिमम आया है, लेकिन मान लो कि ऐसा भी हो सकता है कि पाई के बाद पाई बाई 2 भी उसका पीरियड आया, हो सकता है कि उसके बाद तुम्हें पाई बाई 4 पे चेक करना पड़े, एच ऑफ एक्स प्लस पाई बाई 4। तो यहाँ पे तो समझ में आ रहा है कि अगर हम पाई बाई 4 पे चेक करेंगे तो सेम फंक्शन नहीं मिलेगा, इट विल नॉट बी एच ऑफ एक्स। वो ट्राई करके तुम देख भी सकते हो, इट विल नॉट बी एच ऑफ एक्स। तो इसका मतलब ये है कि पाई बाई 2 जो है उसका पीरियड हो गया, फंडामेंटल पीरियड। तो विल से, तो हम फंडामेंटल पीरियड जब निकालते हैं तो जरूरी नहीं है कि फंडामेंटल पीरियड हमेशा एलसीएम ही हो सकता है उसका आधा भी हो, तो उसको भी चेक कर लेना चाहिए। और उसके आधा के बाद अगर आ रहा है तो फिर उसका आधा करके चेक कर लेना चाहिए, जब तक आना बंद ना करे। तो जनरली एक ही बार में हो जाता है। सो फंडामेंटल पीरियड हियर इज पाई बाई 2, बट ऑफ कोर्स पाई इज आल्सो अ पीरियड। हाँ सोहन, तुमने जो मैसेज लिखा है सही लिखा है, हमेशा हम उसका आधा आधा करके चेक करेंगे, 2/3 वगैरह करके चेक नहीं करेंगे, क्योंकि पीरियड तो जो आया है उसका आधा ही हो सकता है ना। पीरियड जो हमारे पास आ रहा है उसका आधा पीरियड, उसका उसका आधा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन?
यस सर। ओके, तो पीरियड हो सकता है कि एलसीएम हो, लेकिन दैट मे नॉट बी अ फंडामेंटल पीरियड। तो फंडामेंटल पीरियड के लिए हमेशा हमें कंफर्म कर लेना चाहिए उसके आधे पे चेक करके। मान लो उसके आधे पे आ रहा है तो फिर उसके भी आधे पे करो। तो ये क्वेश्चन भेजा था स्वांग ने, तो मैंने बताया था उसको मैसेज में, लेकिन उसको ठीक से समझ में नहीं आया था। उसने कहा था कि सर क्लास में एक बार आप बता देना, इसलिए मैंने क्लास में भी बता दिया। So note this down. Okay, noted everyone. तो अब हम आ जाते हैं डिटर्मिनेंट्स जो हम कर रहे थे उसके ऊपर। So what we were doing, we have few specific type of determinants, जैसे मैट्रिसेस में होता है ना, उसे डिटर्मिनेंट में भी होता है। We have symmetric determinant. सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि डायगोनल के अबाउट जो एलिमेंट्स होते हैं वो सिमेट्रिक होते हैं। जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट्स। और इधर एफ, जी और एच है, तो इधर भी एफ, जी और एच होगा। मतलब क्या हो गया सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का कि एलिमेंट जो आई जे है वही एलिमेंट जे आई होगा। तो दिस इज सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, राइट। तो इसको जब तुम एक्सपैंड करोगे तो ये एक टर्म आता है ए बी सी प्लस 2FGH। डिटर्मिनेंट को जब एक्सपैंड करोगे माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। तो इसका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 11th में काफ़ी यूज़ होता था। तो ये उस अभी तो नहीं बता रहा हूँ मैं, उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज़ था, लेकिन ये एक ऐसा सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है जिसका हमें यूज़ होता रहता है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट। जैसे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी था ना, तो स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट में क्या होगा कि हमारे पास डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होते हैं। रीजन बीइंग कि यहाँ पे ए आई जे जो होगा वो होगा माइनस ऑफ ए जे आई। ये तभी पॉसिबल है डायगोनल एलिमेंट्स के लिए जब डायगोनल एलिमेंट जीरो। बाकी हम यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि ये ले ले ए, ले ले बी, ये ले ले सी, ये माइनस ए माइनस बी माइनस सी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये डन सर। तो ओके। नाउ वी हैव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो उसमें हम लोग बेसिक से समझना शुरू करेंगे। पहले 2 वेरिएबल्स में करेंगे, और ये हम लोगों ने क्लास 10th में भी कर रखा है, लेकिन डिटर्मिनेंट टर्म हमें नहीं पता था उस टाइम, इसलिए हमने डिटर्मिनेंट के टर्म में नहीं किया था। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। सिस्टम अभी नहीं है, अभी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है। अगर हम एक और लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स ले लें तो फिर वो सिस्टम हो जाएगा। तो ये हो गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो
यू रिमेम्बर कि इसको हम लोग सॉल्व करते थे सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, और एक होता था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिससे हमें एक्स वाई की फाइनल वैल्यू तुरंत मिल जाती थी। वो क्या होता था कि हम ऐसे लेते थे एक्स बाई वाई बाई और 1 बाई, ऐसा करते थे। और एक्स बाई में क्या लेते थे, b1 c2 माइनस b2 c1, ये ऐसा लिखते थे, b1 c2 माइनस b2 c1। वाई बाई में अगर हम लेते थे तो c1 a2 माइनस a1 c2, ऐसा लिखते थे। और 1 बाई में अगर लेते थे a1 b2 माइनस a2 b1, ये ऐसा लेते थे। तो यू रिमेम्बर दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन व्हिच वी यूज्ड टू डू? Yes, sir. यस, यस सर। ओके। तो यहां से हमें x की वैल्यू क्या मिल रही होती है? ओके, यहां से हमें x की वैल्यू मिल रही होती है b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, लाइक दिस। और y की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, क्योंकि 1 वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को, तो c1 a2 माइनस a1 c2 बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब क्या है कि इस चीज को हम डिटर्मिनेंट से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट से, अभी मैं बताता हूं, पहले इसको नोट कर लो। अच्छा, नोट हो गया है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू माइनस c1 a2x प्लस b2y इज इक्वल टू माइनस c2। तो ये उधर ले जाके मैं लिख रहा हूँ, और इसको डिटर्मिनेंट पहले मैट्रिक्स का याद होगा, मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो, a1 b1 a2 b2 x y इज इक्वल टू माइनस c1 माइनस c2, राइट। तो ये इस तरीके से हमने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा भी। अब मैं डिटर्मिनेंट से भी इसको रिलेट करूंगा। तो अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो हमें यही दो इक्वेशन मिल जाएगी, ये जो दो इक्वेशन गिवन है वही दोनों इक्वेशन मिल जाएगी। ये है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स जो कि मल्टीप्लाई होगी 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स से, तो 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स दे देगी। और जब इसके राइट हैंड साइड वाले 2 क्रॉस 1 से इक्वेट करेंगे टर्म बाय टर्म, तो हमें यही दो इक्वेशन मिलेगी। इज दिस क्लियर? Yes. ओके। अब यहाँ पर ये देखो कि जो x और y की वैल्यू हमारे पास है, ये जो i थी x और y की वैल्यू, इसमें एक जो टर्म है जो डिनोमिनेटर में है वो दोनों में सेम है, ठीक है। a1 b2 माइनस a2 b1 जो डिनोमिनेटर में है x के भी और y के भी, वो दोनों सेम है। और इफ यू ऑब्जर्व दैट दिस मैट्रिक्स, अगर तुम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हो a1 b1 a2 b2, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, इसलिए बॉक्स नहीं ले रहे हैं, लाइन ले रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आती है डिटर्मिनेंट में, a1 b2 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ माइनस a2 b1। तो ये वही वैल्यू आ रही है जो x और y के वैल्यू के डिटर्मिनेंट में है। तो ये एक्चुअली जो डिनोमिनेटर में है वो ये वाला डिटर्मिनेंट है और कुछ नहीं है, ये वाला डिटर्मिनेंट है। तो इफ वी, ये मैं इरेज कर रहा हूँ यहाँ वाले को, इफ वी वांट कि दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ सॉल्यूशन, तो हम क्या कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब a1 b2 माइनस a2 b1 जो वो जीरो नहीं हो। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो x और y की वैल्यू पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या कह रहे हैं कि a1 b2 माइनस a2 b1 जीरो ना हो, मतलब कि ये जो डिटर्मिनेंट है a1 b1 a2 b2, दिस शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो।
या अगर हम इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म में दी हुई थी, उसको लिखते हैं इस तरीके से कि दिस इज ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विद एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। मतलब ये कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? नॉन सिंगुलर होनी चाहिए, जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं। तो ये हमने पहले भी देखा था, जब हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स में, तो वहां पर भी देखा था कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर सिंगुलर मैट्रिक्स हो गई, डिटर्मिनेंट 0 हो गया, तो वहां पे या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है या फिर नो सॉल्यूशन हो जाता है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलता है। तो यहाँ पर भी उसी तरीके से कुछ है। अब इसमें फर्दर हम जाएंगे और आगे, जैसे हमें ये तो पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है, तभी हम क्या पा सकते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी? वो राइट में लिखी हुई है, एक्स और वाई की वैल्यू क्या है वो लिखी हुई है, यही आंसर आएगा। लेकिन उसके लिए a1 b2 माइनस a2 b1 को 0 नहीं होना है। यहां तक समझ में आ रही है बात? yes, ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो। डन, सबको एक डन कर लिया। तो नाउ इसमें फर्दर केस क्या बन सकता था वो भी मैं बताता हूँ। So we have नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि डिटर्मिनेंट इज नॉट 0, तो उस केस में हमें यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है। मैंने इसको दोबारा ऊपर लिख दिया और नीचे लिखा हुआ था। एनीवेज, अगर सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब डिटर्मिनेंट जो है इसका वो 0 है, तो हमें फर्दर क्या चेक करना पड़ेगा? फर्दर हमें ये चेक करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 इफ वी हैव, इसको भी इरेज कर देता हूं। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास 0 आता है, तो उस केस में हम ये जो न्यूमरेटर है ना, x का न्यूमरेटर, और ये जो y का न्यूमरेटर है, ये दोनों हम चेक करेंगे। तो कैसे चेक करेंगे? तो ये जो न्यूमरेटर है दैट इज एक्चुअली b1 b2 c1 c2, ये डिटर्मिनेंट है। x के जो न्यूमरेटर है वो एक्चुअली ये है। इसको जब एक्सपेंड करोगे b1 c2 माइनस b2 c1 मिलेगा। और जो y का न्यूमरेटर है वो है c1 c2 सॉरी c1 ये हो जाएगा a2 c1 a, ठीक है, ये हो जाएगा c1 a2 माइनस a1 c2। तो अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 है, तो इस वाले को मान लो डेल्टा 1 और इसको मान लो डेल्टा 2। तो हम ये चेक करेंगे कि अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों 0 हो रहे हैं तो क्या है 0/0। तो फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया। इनफाइनाइट सॉल्यूशन ये हो गया क्योंकि न्यूमरेटर भी 0 डिनोमिनेटर भी 0, तो एक्चुअली 0 into x इज इक्वल टू 0, ऐसी वाली सिचुएशन हो गई। एंड इट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, क्योंकि हम 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो 0 मिलेगा ही।
तो मैंने क्या किया, इसको लेफ्ट में, क्योंकि ओरिजिनली ये लेफ्ट में ही था, इसको हमने वैल्यू निकालने के लिए डिनोमिनेटर में डाला था। तो अगर डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों 0 हो जाते हैं तो वी विल गेट इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई? यस। और अगर डेल्टा 1 एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1 and delta 2 is not 0, at least one of these two is not 0, then we have no solution। क्योंकि उस केस में क्या हो जाएगा, अगर मान लो डेल्टा 1 ही नॉन जीरो हो रहा है तो एनीथिंग विच इज नॉन जीरो, मतलब उसको मान लो कोई वैल्यू है u इंटू एक्स को अगर तुम जीरो बनाना चाहते हो तो हाँ सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, 0 इंटू एक्स को u बनाना चाहते हो अगर, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर u नहीं बनेगा, तो इसलिए यहाँ पर नो सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह का हमने मैट्रिक्स वाले में भी देखा था कि वहां पर भी इस तरह की सिचुएशन आ रही थी जिसमें हम लोग एक बार डिसाइड कर रहे थे कि डिटर्मिनेंट 0 है या नहीं है। जब एक बार पता चल गया डिटर्मिनेंट नहीं 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन है, और डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो हम ये देखते थे कि एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी जो है वो 0 है या नहीं है। अगर एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी 0 हो जाता था तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन था, और नहीं होता था तो नो सॉल्यूशन था, इफ यू रिमेंबर दैट। इज इट ओके? यस सर। इसको एक बार नोट कर लो। ये C2 है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से दोनों को C1 कर दिया है, ये C2। अब ये तो मैंने अभी 2 वेरिएबल्स वाला बताया, और ये इसलिए बताया क्योंकि इससे तुम लिंक कर सकते हो 3 वेरिएबल्स वाला भी। तो 3 वेरिएबल्स में अब मैं रिजल्ट बताता जाऊंगा, एक बार लिख लेना तो बता देना। ओके डन, ठीक है। सो अब हमारे पास अगर मान लो कि ऐसा कुछ दिया हुआ है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, मैं d1 को राइट में ले रहा हूँ, प्लस d1 ले रहा हूँ, a2x प्लस b2y c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। अब मैं कुछ डिटर्मिनेंट्स लूंगा। एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, जो है डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट्स a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। जैसे वहां पर a1 b1 और a2 b2 था, यहाँ पर और आ गया। फिर मैं क्या कर रहा हूँ कि डेल्टा ले लिया, अब मैं क्या कर रहा हूँ डेल्टा 1 ले रहा हूँ। डेल्टा 1 कैसे ले रहा हूँ, वही चीज का एक्सटेंशन है बस। अब इसको मैं उस तरीके से प्रूव नहीं कर रहा क्योंकि उसमें बहुत अननेसेसरी टाइम जाएगा, और 3 लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स है तो उसमें कैलकुलेशन में बहुत टाइम जाएगा। तो डेल्टा 1 अगर लेंगे तो हम कैसे लेंगे, फर्स्ट कॉलम जो था जिसमें a1 a2 a3 था उसको रिप्लेस कर देंगे हम d1 d2 d3 से, और बाकी कॉलम को वैसे रखेंगे। फिर डेल्टा 2 ले लेते हैं। डेल्टा 2 क्या होगा, सेकेंड कॉलम में
B1 B2 B3 की जगह D1 D2 D3। फिर एक और डेल्टा लेते हैं, डेल्टा 3। इसमें हम क्या कर रहे हैं, थर्ड कॉलम को रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, इनको तुम समझ सकते हो कि कैसे आया है। एक डिटर्मिनेंट जो डेल्टा है वो कोफिशिएंट्स के हेल्प से आया है, और बाकी जो डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 हैं वो किसके हेल्प से आए हैं, वो फर्स्ट कॉलम को हमने D1 D2 D3 से रिप्लेस किया, अगले वाले में सेकंड कॉलम को D1 D2 D3 से रिप्लेस किया, और अगले वाले में थर्ड कॉलम को D1 D2 D3 से रिप्लेस किया। तो ये कुछ आ गया। अब इसका कुछ रिजल्ट मैं बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो। तो इफ वी हैव, अब मैं ये वाली इक्वेशंस के सेट को इरेज कर रहा हूँ, ये तुमने नोट कर लिया होगा तो तुम वहां से देखते जाना अगर इसको रिफर करना होगा तो डेल्टा 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू, सॉरी, डेल्टा 2 इंटू वाई इज इक्वल टू डेल्टा 3 इंटू जेड इज इक्वल टू डेल्टा। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू डेल्टा बाई डेल्टा 1। यहाँ से y क्या मिलेगा, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, एक मिनट सही करने दो। ये सारे डेल्टा हैं और ये जो है डेल्टा 1 है, डेल्टा 2 है, डेल्टा 3 है। सो वी हैव हियर x is equal to delta 1 by delta, y is equal to delta 2 by delta, and z is equal to delta 3 by delta. So ये x, y और z की वैल्यूज हो गई। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब जो डिनोमिनेटर का डेल्टा जो तीनों में आ रहा है, जैसे वहां पर भी आता था ना a1 b2 माइनस a2 b1, यहाँ पर ये वाला डेल्टा आ रहा है तीनों के डिनोमिनेटर में, तो ये डेल्टा नॉट जीरो होना चाहिए। इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऑब्वियसली ये वो केस हो गया when the matrix is not singular matrix। जो मैट्रिक्स बन रही है by the help of the coefficients वो singular matrix नहीं है, that is its determinant is not equal to zero। so if delta is not सर equal to zero, हाँ बोलो। सर ये डेल्टा इंटू एक्स डेल्टा 1 के इक्वल क्यों होता ये तो देखो, जैसे हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल वाला सॉल्व किया था ना सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से, या उसको बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाया था, तीनों मेथड थे हमारे पास। वैसे ही 3 वेरिएबल्स में 3 इक्वेशंस अगर होती हैं तो उनको तुम सॉल्व कर सकते हो। पहले फर्स्ट दो को सॉल्व करो, फिर सेकंड थर्ड को सॉल्व करो, तो एक वेरिएबल एलिमिनेट होगा। उसके बाद जो आया दोनों उसमें से फिर से सॉल्व करो, तो फाइनली कोई एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, तो वो जो वैल्यू मिलेगी वो यही मिलेगी। लेकिन अब मैं उसको प्रूव नहीं कर रहा क्योंकि अननेसेसरी कैलकुलेशंस ही कैलकुलेशंस है, तो मैं सिमेट्रिक से, जैसे 2 वेरिएबल में पढ़ा था वैसे 3 वेरिएबल में इस चीज को डायरेक्ट लिख रहा हूं। दिस इज कॉल्ड क्रेमर्स रूल। सर इसको हम डिराइव नहीं कर सकते कहीं से? वो तो बताया ही मैंने, डिराइव कर सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा जाएगा ना। तरीका तो बता दिया ना मैंने तो, कि तुम इक्वेशंस को सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो मैं एक बार बता देता हूँ, रुक जाओ, एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उससे थोड़ा क्लियर होगा। पहले इसको नोट कर लो, इसको कहते हैं क्रेमर्स रूल। तो ये एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा तुम्हें, मतलब
प्रूफ तो कर ही सकते हैं ऑफ कोर्स, लेकिन प्रूफ करने के लिए बहुत टाइम चाहिए और इतना टाइम इसमें वेस्ट करने का मतलब नहीं है। तो मैं एक एग्जांपल से तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। Let us we have question is given x plus 4y plus 4z is equal to 7, 3x plus 2y plus 2z is equal to 6, 9x plus 6y plus 2z is equal to 14. सॉल्व यूजिंग डिटरमिनेंट्स। ठीक है, पहले हमने मैट्रिक्स में किया था जहाँ पे एडजॉइंट वगैरह निकाल के करते थे ना, इस बार हमें डिटरमिनेंट से करना है इसको सॉल्व। तो मतलब क्रेमर्स रूल लगा। तो सबसे पहले अगर हम फॉर्मूले से जाते हैं, ठीक है, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है अभी, तो डेल्टा की जो वैल्यू है वो क्या होगी 139। थोड़ा इसमें कैलकुलेशन है लेकिन ये करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। 4 कम से कम एक क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा। ये हो गया डिटरमिनेंट डेल्टा जो कि कोफिशिएंट से बना हुआ है। डेल्टा 1 लेंगे जिसमें हम फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे d1 d2 d3 मतलब 7 6 14 से। तो 4 2 6 4 2, ये हो गया डेल्टा 1। फिर हम आ जाते हैं डेल्टा 2 पे। तो डेल्टा 2 क्या होगा, सेकेंड कॉलम वाला जो डेल्टा में है उसको रिप्लेस करना है। पहला कॉलम वैसे ही रहेगा 7 6 14। अब ये कैलकुलेशन तुम कर लेना और मुझे बताओ कि वैल्यू क्या आ रही है 422। उसके बाद डेल्टा 3, तो ये हो जाएगा 1 3 9 4 2 सॉरी 4 2 6। थर्ड कॉलम में आ जाएगा 7 6 14। जल्दी से बताना कैलकुलेट करके सबकी मुझे वैल्यू। देखो इसमें जो डेल्टा की वैल्यू आ रही है, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 की वैल्यू आ रही है। कैलकुलेट कर रहे हो ना, जल्दी बताओ यार, इतना टाइम मत लगाओ। तो एनीवेज डिटरमिनेंट कैलकुलेशन सबको आता है, सब लोग कर लोगे। तो इसमें डेल्टा की जो वैल्यू है वो 40 आ रही है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके डेल्टा 1 की जो वैल्यू आ रही है वो 40 आ रही है, और डेल्टा 2 की जो वैल्यू आ रही है वो 20 आ रही है, और डेल्टा 3 की जो वैल्यू आ रही है वो 40 आ रही है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यूज आ रही है। तो ये सॉल्व कर लोगे ना। तो अब क्या है,
कि अगर हम क्रेमर्स रूल लगा के एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो एक्स जो होगा डेल्टा 1 बाई डेल्टा होगा, ठीक है। तो डेल्टा 1 बाई डेल्टा अगर हम करते हैं तो 40/41, वाई जो होगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा होगा, तो वो जो होगा 20/40 हाफ, और z जो होगा डेल्टा 3 बाई डेल्टा होगा 40/41। तो x, y और z इनकी वैल्यूज आ जाएगी 1, हाफ और 1। अब ये वैल्यू तुम इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते थे, ठीक है। ये सॉल्व करके कैसे निकालते हैं वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। हमारे पास बहुत सारा मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। तो मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, और ये थर्ड इक्वेशन है। तो वी हैव, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, तो 3x और 3x कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो जाएगा 12y माइनस 2y 10y, राइट। और 12z माइनस 2z 10z, और 7 इंटू 3 21 माइनस 6 15, ये आएगा। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 3। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके और उसमें से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो फिर एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, और 6y और 6y भी कोइंसिडेंटली कैंसिल हो जाएगा, और 2z इंटू 3 6z माइनस 2z 4z हो जाएगा। तो 4z इज इक्वल टू 6 इंटू 3 18 माइनस 14 4 हो जाएगा। तो यहाँ से तो z की वैल्यू आ गई हमारी 1, और इसको अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें दे देगा, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 माइनस 2 1 1/2 ये आ जाएगी। तो जो z की वैल्यू है वो 1 है, और जो y की वैल्यू है वो हाफ है, और यही वैल्यू ऐसे भी आएगी, y हाफ z1 क्रेमर्स रूल से। फर्दर तुम उसको डालोगे फर्स्ट इक्वेशन में तो x की वैल्यू निकल आएगी, एंड यू कैन सी वो अभी तुम्हें क्या मिल रही है, 1 मिलेगी, करेक्ट। तो ये तो तरीका है सॉल्व करके निकालने का, कि तुम दो इक्वेशन को पहले सॉल्व करो, फिर दूसरे दो को करो, एक वेरिएबल हट गया, फिर जो आया दोनों इक्वेशन उसको फिर से सॉल्व करो, तो तुम्हें मिल जाएगा। ये क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो दिस इज व्हाट क्रेमर्स रूल इज अबाउट। तो क्रेमर्स रूल जब हम लगाते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं, और अगर तुम चाहो तो उसको इस तरीके से क्रेमर्स रूल को प्रूफ कर सकते हो, a1 a2 a3 b1 b2 b3 लेके पूरे सॉल्व करके, तो लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो वैल्यूज है तो हमने कैंसिल कर दिया, वहां पर कोफिशिएंट्स होंगे, तो कोफिशिएंट्स को तुम्हें एडजस्ट करना होगा उसी तरीके से, पहले वाले को b1 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को a1 से करो, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट ना? लेकिन आएगा यही। Yes, sir. अब ये तो केस वो हो गया जब मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर है, मतलब डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0। अब अगर डेल्टा 0 हो गया तो क्या करेंगे, तो फिर से वही 2 वेरिएबल वाला एक्सटेंशन थर्ड वेरिएबल में भी कर लेंगे। तो व्हाट इज दैट, इसको इरेज कर दूं मैं, या भी लिख रहे हो?
मी रेजिंग दिस नाउ। ओके, पार्टिसिपेंट्स कम हो गए, कौन चला गया? अभिनव इज देयर, मानस इज देयर, मनस्विन, अफान, सक्षम, स्वांग, यशवर्धन, आसिया चली गई। और कोई है क्या? हम मानस तो है ही, ठीक। सो इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0, जो कोफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे? वी विल चेक फॉर डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। अगर मान लो डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीनों 0 हो जाते हैं, तो व्हाट विल से इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और अगर मान लो एटलीस्ट, ये तो केस 1 हो गया, केस 2 क्या हो गया कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 is non-zero, then we have no solution, right? Done. Okay. Done, sir. Okay. So now we have, अभी जो मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स जो बता रहा था, उसको हम कहते हैं नॉन होमोजेनस। ये था नॉन होमोजेनस, नॉन होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल्स। तो इसमें क्या होता है कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3। तो ये नॉन होमोजेनस का, इसका हमने देख लिया कि क्या केस बनता है। डेल्टा एक आता है, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 आता है। डेल्टा अगर नॉन जीरो है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू यूनिक निकल जाएगी, और डेल्टा अगर जीरो है तो फिर हम डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कैलकुलेट करके ये देखेंगे कि तीनों जीरो तो नहीं है। अगर तीनों जीरो है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और कोई एक भी नॉन जीरो है तो नो सॉल्यूशन। यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके। अब एक होता है होमोजेनस, होमोजेनस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। तो होमोजेनस में क्या होता है, a1x, अगर नॉन होमोजेनस समझ गए हो तो उसी का एक स्पेसिफिक केस हो जाता है, वैसे भी समझ सकते हो। ये इक्वल टू 0 हो जाता है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। तो इसमें तुम ये समझ सकते हो कि जो डेल्टा 1 है और डेल्टा 2 है और डेल्टा 3 है, तीनों जीरो है। क्यों तीनों जीरो है बता सकते हो? एक कॉलम जीरो हो जाएगा, एक कॉलम जीरो हो जाएगा, ठीक है, राइट। तो एक कॉलम, क्योंकि राइट साइड में हमने सबको जीरो लिया हुआ है, तो d1, d2, d3 तीनों जीरो ले लिया है। तो डेल्टा 1 जब फर्स्ट कॉलम में जाएगा तो उस कॉलम का हर एलिमेंट जीरो होगा, तो डिटर्मिनेंट भी जीरो हो जाएगा। डेल्टा 2 में सेकेंड में जाएगा, फिर जीरो बना देगा, डेल्टा 3 भी जीरो। तो यहाँ पर हमारे पास दो केस बन जाएगा। एक केस बन जाएगा डेल्टा इज नॉट जीरो, तो हमें यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन हियर, एंड दैट इज एक्चुअली, क्योंकि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सब जीरो है और डेल्टा जीरो नहीं है, तो जीरो बाई नॉन जीरो इज जीरो। तो हमें जो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू 0, जिसको हम ट्रिवियल सॉल्यूशन लिखेंगे, ऑब्वियस सॉल्यूशन। ट्रिवियल मतलब ऑब्वियस सॉल्यूशन। और दूसरा केस क्या हो जाएगा, कि अगर डेल्टा जीरो है
तो ये तो पता ही है डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 भी 0 है, तो उस केस में हमारे पास आ जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन नहीं रहेगा कहीं पर। तो होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन अगर दी हुई है तो हमें या तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा जो कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है, एक्स वाई जेड तीनों 0 होंगे, या फिर हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा जब डेल्टा 0 है। इज दिस क्लियर? Yes. ओके। Done, sir. Yeah. So we can now discuss few questions. This question says, if the system of equations three x plus 10y plus 17z is equal to 0, x plus 6y plus 13z is equal to 0, 20x minus 13y plus lambda z is equal to 0 has a non-trivial solution. Then find the solution. Taking a call, urgent call has come. जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो दासना वाला, अच्छा गाड़ी गाड़ी, अच्छा गाड़ी देखते हैं। हाँ तो कल बोलिए, कल करते हैं। हाँ मैं बुला लूँगा, उनको फ़ोन कर दूँगा। मैं शाम में या सुबह में उनको फ़ोन करके बुला लूँगा। हाँ मैं उनसे बात कर लेता हूँ, अभी थोड़ा सा मैं क्लास ले रहा था, ऑनलाइन क्लास ले रहा था, तो हाँ रात तक हम फ़ोन करते हैं उनको और उनको बोल देंगे। तो कल आपका टाइम क्या? हाँ हेलो। यू आर डूइंग ना? एक कॉल आ गया था तो मैं वो कॉल अटेंड करने लग गया था।
नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन अगर है, ये सबसे पहले देख लो, ये सिस्टम ऑफ होमोजेनस इक्वेशन है। तो सिस्टम ऑफ होमोजेनस इक्वेशन में दो ही केस आता है, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा व्हेन डेल्टा इज नॉट जीरो, और जब डेल्टा जीरो होगा तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, जिसको हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो डेल्टा है वो हमें नॉट इक्वल टू जीरो लेना है। 3 1 20 10 6 minus 13 17 13 lambda. This would be, if we calculate it, this will be 3, और ये हो जाएगा 6 लैम्डा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो प्लस 169 ये हो जाएगा। 6 लैम्डा प्लस 169, तो माइनस 10 करेंगे, ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 260। फिर हो जाएगा 17, और ये हो जाएगा माइनस 13 माइनस 120, तो इसकी वैल्यू हो गई 18 लैम्डा माइनस 10 लैम्डा, दैट इज 8 लैम्डा। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या आ रहे हैं, 169 into 3, so 169 into 3 will be actually, let us calculate it here, 507 प्लस 507 प्लस 2600 हो रहा है, और ये हो जाएगा माइनस 133 into 17, तो 133 into 17 अगर करते हैं, 2 बचा 9 133 16226, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 लैम्डा प्लस ये हो जाएगा 26 400 339, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके मिलेगा, और 339 प्लस 507 करेंगे 546, दिस इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 546/8, कैंसिल होगा क्या ये, 8 6 is 48, कैंसिल तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, 2 से अगर जाएगा तो 200 एंड ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 27/4, तो लैम्डा की ये वैल्यू आ रही है। लेट मी चेक वंस, अच्छा इसमें सॉल्यूशन निकालना था, लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद सॉल्यूशन निकालना है। लैम्डा की वैल्यू तो ठीक है आ गई, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन हम किस फॉर्म में लेंगे फिर, एज यू कैन सी है, ये लैम्डा की वैल्यू सही कैलकुलेट हुई है, एक बार तुम लोग भी चेक कर लो, अभी सॉल्यूशन भी निकालना है। सर -423/4 -423/4, मेरा तो ये आ रहा है -273/4। अच्छा एक मिनट रुको, शायद मैंने कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक कर दिया। 339 प्लस 507 अगर कर रहा है, 546 नहीं, 339 और 507, तो ये हो जाएगा 846 हो रहा है। हाँ ठीक है, तुम्हारा आंसर सही है। तो ये हो जाएगा -423, यही बता रहे हो ना? यस सर। ओके सेक्शन, सबका आ रहा है लैम्डा की ये वैल्यू?
अब तुम्हें सॉल्यूशन भी निकालना है, तो सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है तो उस केस में हम सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं वो एक बार देख लो। लैम्डा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रिप्लेस करेंगे हम लोग पहले, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 13y माइनस 423 अपॉन 4 इक्वल टू 0। और बाकी दो इक्वेशंस हमारे पास जो है वो है 3x प्लस 10y। थोड़ा सा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है लेकिन एनीवेज हम लोग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद जो है x प्लस 6y प्लस 13z इज इक्वल टू 0। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये तो हमें पता चल गया कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है लैम्डा की ये वैल्यू के लिए। तो अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन अगर है तो हम कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू अपने मन से ले सकते हैं, और उसकी वैल्यू अभी मैं नहीं ले रहा, मतलब k मान लेता हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पे क्या किया कि ये जो है z है, तो इसको मैंने z को लेट z इज इक्वल टू k, मैंने ऐसे z जो है उसकी कोई वैल्यू है k। तो उस केस में क्या होगा कि मैं हर जगह z की जगह k डाल देता हूँ। तो x और y की वैल्यू k के टर्म्स में ला सकते हैं। तो पहली वाली इक्वेशन का मैं हेल्प नहीं ले रहा क्योंकि तीन इक्वेशन में से एक इक्वेशन रिडंडेंट हो जाएगी क्योंकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है ना। तो मैं सेकंड और थर्ड का हेल्प ले रहा हूँ। चाहो तो फर्स्ट सेकंड का भी ले सकते हो या फर्स्ट थर्ड का भी ले सकते हो, कोई भी दो का ले सकते हो। तो मैं फर्स्ट वाला काफी बड़ा नंबर है 423/4, उसकी हेल्प नहीं ले रहा। तो z को k पुट कर दिया। उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि जो सेकेंड इक्वेशन है उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ 3 इंटू थर्ड इक्वेशन। ये सेकेंड इक्वेशन है जिसमें से कर रहा हूँ। तो दिस इज सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन। तो सेकेंड में से 3 इंटू थर्ड अगर करूंगा तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। 10y माइनस 18y विल बी माइनस 8y। 17k माइनस 39k करोगे तो ये हो जाएगा 22 हो जाएगा ना, आई थिंक 22k हो जाएगा। 39 और 17 कर रहे हैं अगर हम लोग, 17 माइनस 39 अगर करते हैं, हाँ तो 22 ही हो रहा है, माइनस 22 हो रहा है। इसमें कई बार ये था ना, ये हो जाएगा माइनस 22k इज इक्वल टू 0। तो इससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी 22k/8 मतलब 11k/4, ये y की वैल्यू आ जाएगी। ये z को हमने k माना है, k कोई भी नंबर ले सकते हो, तो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू तुम्हें मिल सकती है। और इसी तरीके से x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। उसके लिए वापस से थर्ड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो, इससे x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूँ। इज दिस ओके? Yes, sir. सर के होल नंबर होगा, नहीं, कुछ भी हो सकता है, होल नंबर क्यों? रियल नंबर। हाँ, एनी रियल नंबर अदर देन 0, क्योंकि 0 ले लोगे तो ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अदर देन ट्रिवियल सॉल्यूशन तुम के को कुछ भी नंबर ले सकते हो, उसके करस्पॉन्डिंग y और z आ जाएगा। अच्छा, माइनस 11k/4 है, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस 11k।
तो तुम ये देखोगे कि जो भी तुम्हारी एक्स वाई और जेड की वैल्यू के टर्म्स में आ रही है, अगर तुम उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट भी करते हो तो तुम्हारी जो फर्स्ट इक्वेशन है वो उसको ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई करेगा। सर हाँ सर वो -11 k/400। हाँ, वो -11 k/4, बाद में मैंने माइनस लगा दिया। ऐसे ही क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। This question says if the equation x is equal to ay plus z, y is equal to az plus x, and z is equal to ax plus y are the consistent मतलब इसका सॉल्यूशन है, having non trivial solution। ऐसा सॉल्यूशन है नॉन ट्रिवियल, मतलब फिर इनफाइनाइट होगा, क्योंकि सिस्टम ऑफ होमोजेनस है ना, इसमें कांस्टेंट किसी में भी नहीं है, इसको अरेंज करना पड़ेगा। लेकिन then prove that a cube plus 3a is equal to 0। इसको अरेंज करके ऐसे लिखना होगा ना कि पहला इक्वेशन है x माइनस ए वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। अगला हो जाएगा x राइट में है तो रहने दो, y को उधर ले जाओ, x माइनस वाई माइ प्लस ए जेड इज इक्वल टू 0। उसके बाद हो जाएगा ए एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 0। Done, sir. तो प्रूव हो गया ना आसानी से। Yes, sir. डेल्टा इज इक्वल टू 1 माइनस ए माइनस 1 1 माइनस 1 ए और ए 1 माइनस। तो आई होप इसको तुमने कैलकुलेट किया होगा।
पहले प्रॉपर्टी लगा लो, थोड़ा सा टर्म्स जो है कुछ कम हो जाए। जैसे रो 1 रो 2 माइनस करोगे तो पहले रो का पहला कॉलम का एलिमेंट 0 हो जाएगा इस तरीके से। या फिर तो एक्सपैंड भी कर सकते हो, ऐसे एक्सपैंड अगर करते हैं तो 1 माइनस ए हो जाएगा ये, फिर ये हो जाएगा प्लस ए, और ये हो जाएगा -1 माइनस ए स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा -1, और ये 1 प्लस ए हो जाएगा। दिस विल फाइनली -3a तो आ ही रहा है, 1 और ये -1 कैंसिल हो जा रहा है, और -a³ आ रहा है। अब ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इससे हम ये लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले जाके a³ + 3a = 0। Let us come to one more or two questions. Actually देखो डिटर्मिनेंट में जो थ्योरी पार्ट था वो सब हमने कर लिया, ये लास्ट टॉपिक था थ्योरी का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हो सकता है कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करें या फिर नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट कर सकते हैं। तुम अपने डाउट्स लेके आना, और फिलहाल हम लोग 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछता है, और इसमें कुछ लोग एरर क्या करते हैं वो मैं बताऊंगा। पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ। इफ fx इज इक्वल टू x² माइनस x³ x⁴ माइनस 1 2x माइनस 1 3x² 4x³ 2 6x 12x². Now it is saying find the coefficient of x in fx. नहीं, ये इस वाले कॉन्सेप्ट पे नहीं है स्वयं, ये जो मैं अभी बताया उस पे नहीं है, ये अलग। cos a प्लस b की तरह नहीं करना है, इसका दूसरा कॉन्सेप्ट है। देखो, लेट एवरीवन ट्राई दिस। एक्चुअली क्या है ना कि ये जो फंक्शन अगर तुम इसको एक्सपैंड करते हो तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन इतना तो पता है कि ये x में पॉलिनोमियल होगा, मतलब इसका एक कांस्टेंट होगा a0, फिर a1x प्लस a2x²। वी डोंट नो कि अभी a0 क्या है, a1 क्या है, a2 क्या है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन एक पॉलिनोमियल बनेगा इन x जिसकी कोई हाईएस्ट पावर भी होगी, ठीक है, मतलब a2x², a3x³, और इस तरीके से कर करके पता नहीं कितने पावर तक जाए, वो पता नहीं अभी हमें। तो an(x⁴n), इस तरीके का ये एक्सपेंशन होगा। इज दिस ओके? तो इसमें अब तुम्हें क्या पता करना है, तुम्हें a1 पता करना है। कोफिशिएंट ऑफ x का क्या मतलब होगा कि a1 की वैल्यू क्या है ये पता करना है, x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है। तो उसके लिए तुम्हें पूरा खोलने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो,
हाँ, इसमें क्या करना होगा तुम्हें, जैसे x को अगर तुम 0 पुट करते हो तो उससे a नॉट की वैल्यू मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमसे पूछा जाता है कि फाइंड द कांस्टेंट इन fx, तो तुम क्या करते हैं, फॉर कांस्टेंट की अगर बात करते हैं, अगर तुम्हें a नॉट निकालना होता तो तुम क्या करते कि x को 0 पुट कर दो, एंड इन दैट केस सारे आगे के टर्म 0 हो जाएंगे, a नॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो a नॉट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, ये 0, ये 0, ये हो जाएगा 2, ये 0, ये 0, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे अगर, तो ये फाइनली 0 आएगा। तो कांस्टेंट इज 0। ये बात यहां तक समझ में आ रहा है? कांस्टेंट अगर निकालने के लिए पूछता तो हम कैसे निकालते? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। अब यहाँ पे फर्दर क्या कह रहा है कि कांस्टेंट नहीं निकालना है, तुम्हें a1 निकालना है, मतलब x का कोफिशिएंट। तो उसके लिए क्या करोगे, बता सकते हो? इफ वी डिफरेंशिएट fx, ठीक है, अगर हम fx को डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ x, ठीक है। हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है डिटर्मिनेंट का, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर जो डिटर्मिनेंट आएगा वो अभी हम देखते हैं क्या आएगा, और जो पॉलिनोमियल होगा वो a नॉट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और a1x का a1 हो जाएगा। फिर आगे के टर्म्स में क्या होगा कि कांस्टेंट प्रेजेंट रहेंगे, और इस तरीके से n an x टू द पावर n-1। तो ये अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो तो, और डिफरेंशिएट करने के बाद x को अगर 0 पुट करते हो तो तुम्हें a1 मिलेगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन था, इफ यू रिमेंबर, हमने क्या किया था कि फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दोनों को वैसे ही रहने देंगे, प्लस सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को वैसे ही रहने देंगे, प्लस थर्ड रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी को वैसे ही रहने देंगे। तो इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो मैं ये वाला इरेज कर रहा हूँ जो कांस्टेंट वाला है, कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है, तो वो मैं निकालता हूँ यहाँ पे। तो f डैश x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस 1, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x टू द सॉरी, ये हो जाएगा 4x क्यूब, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6x, सॉरी अभी फर्स्ट रो डिफरेंशिएट किया ना, तो बाकी दोनों वैसे ही रखेंगे। तो 2x माइनस 1, 3x स्क्वायर, 4x क्यूब, 2, 6x, 12x स्क्वायर, प्लस अब हम सेकेंड रो को डिफरेंशिएट करते हैं, बाकी को ऐसे ही रहने देते हैं, x स्क्वायर माइनस x, x क्यूब, x टू द पावर 4 माइनस 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6x, ये 12x स्क्वायर हो जाएगा, ये है 2, ये 6x, और ये 12x स्क्वायर। अब तीसरा ले लेते हैं, तीसरे रो में बाकी सबको ऐसे ही रखते हैं, x स्क्वायर माइनस x, x क्यूब, x टू द पावर 4 माइनस 1, 2x माइनस 1, 3x स्क्वायर, 4x क्यूब, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 24x। अब हम यहाँ पर x को 0 पुट करेंगे, तो पहला वाला 0 हो जाएगा क्योंकि इसका 2 रो ही 0 है, 0 पुट करो या मत करो, और उसके बाद सेकेंड रो और थर्ड रो सेम हो रहा है, वो भी 0 हो जाएगा, और बाकी जो बचा है उसमें हम x को अगर 0 पुट करते हैं तो ये आएगा 0, ये 0, ये -1, फिर आएगा -1, 0, 0, फिर आएगा 0, 6, 0। तो अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो ये आ जाएगा फाइनली -1 इंटू 6, -6, तो ये हो जाएगा 6। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ a1, दिस विल बी योर आंसर। ये समझ में आ रही है बात? सर
हाँ बोलो। सर हम इसको एक्सपैंड करके इसका नेचर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं वैसे। एक्सपैंड करते तो बहुत लेंथी हो जाता है। सर बस देख सकते हैं कि अगर कौन 1 डिग्री एक्स की। हाँ लेकिन इसको एक्सपैंड करने में तो बहुत कैलकुलेशन लग जाएगी ना। यहाँ पर क्या करना है, बस डिफरेंशिएट करना है और x को 0 पुट कर देना है। अगर मान लो x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछेगा तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा और फिर x को 0 पुट करना होगा। आर यू गेटिंग इट ना? यस सर। So this is all for determinants, and then we will continue with next chapter after your doubts will be cleared. So let us conclude today's session. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. स्वयं तुम्हारा जो डाउट है तुम भेज देना, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आपको पहले मतलब पहले बोलो क्या बोल, तुम्हारी आवाज कट रही है काफी। मैंने आपको पहले भेजा था वो डाउट। कौन सा डाउट है मुझे याद नहीं आ रहा है। यही वाला, ये तो आज था। अच्छा एक मिनट रुक, देखता हूँ मैं। ये तो पीरियड वाला तो क्लियर हो गया ना? यस सर वो हो गया। उससे ऊपर से उससे पहले वाला भी तो पीरियड वाला ही था। नहीं सर 16 जून का पहला क्वेश्चन है। 16 जून 15 जून का? अच्छा 16 16 6 जून का। 16 16 ओके 16 जून का, एक मिनट देखता हूँ। ये तो ऑड एंड इवन एक्सटेंशन वाला था ना? नहीं सर वो उस सेकंड क्वेश्चन वाला 16 जून को जो तुमने भेजा था वो तुमने तो यही भेजा था। 15 उस पे 15 जून। हाँ जी सर सेकंड पार्ट वाला लॉग वाले ऑर्डर इवेंट। अच्छा अच्छा ये वाला। हाँ तो इसको डिस्कस कर सकते हैं, कोई बात नहीं। सारे चले गए क्या? तो शुरू में बोलते तो मैं इसको डिस्कस कर देता। अब तो सारे चले गए। नेक्स्ट क्लास के शुरू में कर दूं क्या? कुछ शुरू में बोलता कि टाइम देता। Who all are present right now? सेवांग, मनासबिन, अफ़ान, बाकी सब तो चले गए। नेक्स्ट क्लास में कर देता हूँ। सेवांग तुम मुझे याद दिला देना।